गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्या हाल चाल? बढ़िया है? तैयारी चल रही है? भिड़ी रहो बिल्कुल। ध्यान देंगे यहाँ पर। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या होता है ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव? कॉपी पेन लेकर बैठे और साथ में जो की पॉइंट हैं उनको लिखते जाएं। अभी करंट में आपके एग्जाम है तो काम आएगा। हम देखते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए, एक्चुअल में एक साइंटिस्ट थे, डेनमार्क के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ऑरस्टेट। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि कोई भी कंडक्टिंग वायर है या चालक तार है, इस तार में यदि कोई बैटरी या सेल हम लगा दें और सेल लगाने से जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती, ऐसी विद्युत धारा प्रवाहित होती, तो इन्होंने देखा कि वास्तव में इसके पास अगर कोई मैग्नेटिक निडल रखी है, मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक निडल है, ये मैग्नेटिक निडल, ठीक, तो ये मैग्नेटिक निडल में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। वास्तव में इसमें डिफ्लेक्शन आने लगा, मतलब ये विक्षेपित होने लगा, जबकि यहां पर इसके चारों ओर कोई मैग्नेट वगैरह नहीं था। कहने का मतलब ये है कि इस चालक तार में धारा प्रवाह के कारण इस चालक तार के चारों ओर वैसा ही चुंबकीय क्षेत्र आया जैसा किसी चुंबक के कारण आता है। अगर हम एक दंड चुंबक लेते हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र आप लोगों ने देखा होगा, ठीक वैसा ही चुंबकीय क्षेत्र यहां पर आया और ये मैग्नेटिक निडल क्या होने लगी, डिफ्लेक्शन करने लगी, मतलब विक्षेपित होने लगी। फिर उन्होंने क्या किया, करंट की दिशा को बदल दिया। उन्होंने देखा कि करंट की जब दिशा बदल जाती है, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, तो ये करंट की जो डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन को इन्होंने क्या किया, बदल दिया। करंट की डायरेक्शन बदलने से इसका जो डिफ्लेक्शन है, इस मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन जो है वो बदल गया। यहां पर नॉर्थ पोल आ गया और यहां पर साउथ पोल आ गया। इसका मतलब ये है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और यही कहलाता है धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग नियम दिए। साइंटिस्ट इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा अगर बताना है तो एक नियम होता है स्नूक, इससे दी जाती है। यह नियम कहता है कि अगर चालक तार में बहने वाली धारा साउथ टू नॉर्थ जाती, माने दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, तो ओरिजिन पर अगर चुंबकीय सुई रखी हुई है तो उसका नॉर्थ पोल माने उत्तरी ध्रुव कहां जाता, वेस्ट की तरफ, माने पश्चिम की तरफ जाता। खैर, आपको इसके डायरेक्शन से विशेष मतलब नहीं है। धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि वास्तव में धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और यदि उस चालक तार के पास कोई चुंबकीय सुई रखी हुई है तो वो डिफ्लेक्शन या विक्षेपित होने लगती है या डिफ्लेक्शन शो करने लगती है। तो ये प्रभाव कहलाता है चुंबकीय प्रभाव। ठीक,
अब ध्यान देंगे, आप लोगों के सिलेबस में धारा का चुंबकीय प्रभाव के बाद है चुंबक। तो ये चुंबक क्या होती हैं, तो ध्यान देंगे चुंबक क्या होते हैं। ठीक है, चुंबक क्या होते हैं, अपन देखेंगे कि चुंबक क्या होते हैं। हमने बचपन से देखा है कि चुंबकों को अगर हम पास लाते हैं, दूर ले जाते हैं, मान लीजिए कि ये एक चुंबक है और ये दूसरा चुंबक, यदि दोनों के उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल पास पास हैं तो इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण। और यदि इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल है तो इनमें क्या होता है, आकर्षण होता, आकर्षण होता, आकर्षण। ठीक, तो हम बात करते हैं चुंबक कि वास्तव में चुंबक क्या होता है। ठीक है, तो चुंबक क्या होता है, चुंबक वे पदार्थ होते हैं, चुंबक वे पदार्थ होते हैं, यहां पर चुंबक की मैं परिभाषा लिख रहा हूं। चुंबक वे पदार्थ, वे पदार्थ जो चुंबकीय वस्तुओं को, चुंबकीय वस्तुएं, ठीक है, चुंबकीय वस्तुएं। अब ये कौन कौन सी होती हैं, तो लोहा है, निकेल, कोबाल्ट, ये सब क्या है, कोबाल्ट। ठीक है, निकेल, लोहा Fe, निकेल Na और कोबाल्ट Co, ये चुंबकीय वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, तो वे पदार्थ जो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर, अपनी ओर आकर्षित करती, आकर्षित करते। ठीक, जो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तथा एक गुण और होता है, तथा स्वतंत्रता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते, दिशा में ठहरते हैं, चुंबक कहलाते, चुंबक कहलाते हैं। इस तरीके से इनकी परिभाषा कि वे पदार्थ जो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं, चुंबक कहलाते हैं। एक बात का ध्यान रखें, वीडियो लंबा होगा, इसके बिल्कुल मत करें, सिस्टमेटिक देखें, आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कहलाते हैं चुंबक। अब चुंबक के कुछ गुण होते हैं, तो चुंबक के कौन कौन से गुण होते हैं, तो ध्यान देंगे चुंबक के कौन कौन से गुण होती हैं। ठीक है, चुंबक के कौन कौन से गुण हैं, तो प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, चुंबक के गुण, चुंबक के गुण। ठीक है, तो चुंबक के कौन कौन से गुण होते हैं। पहली बात तो यह है कि चुंबक चुंबकीय वस्तुओं को, चुंबकीय वस्तुओं को, वस्तुओं को अपनी ओर, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक, दूसरा गुण है स्वतंत्रता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती, दक्षिण दिशा में, दिशा में ठहरते हैं, ठहरते हैं। तीसरा गुण है चुंबक के, चुंबक के समान ध्रुवों में, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, जबकि
असमान ध्रुव या विजातीय ध्रुव कह सकती है। असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। ठीक, ये चौथा पॉइंट, चुंबक प्रेरण द्वारा अन्य चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व उत्पन्न कर देती है। ठीक, चुंबक प्रेरण द्वारा अन्य चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व उत्पन्न कर देती। इसका पांचवा पॉइंट है, चुंबक के दोनों ध्रुवों को पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक, और छठवां गुण है, चुंबक को पीटने पटकने और गर्म करने पर इसका चुंबकत्व नष्ट होता है। तो ये गुण होते हैं चुंबक के। एक बार फिर से देख लीजिए, चुंबक चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत ध्रुवों में आकर्षण। चुंबक प्रेरण द्वारा अन्य चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व उत्पन्न कर देते हैं और चुंबक के दोनों ध्रुवों को पृथक नहीं किया जा सकता। हम चुंबक को तोड़ते चले जाएं तो उसका एक अणु या एक परमाणु भी रहता है तो वो स्वयं में पूर्ण चुंबक होता है। फिर चुंबक को अगर हम पीटे पट्टे या उसे गर्म करें तो उसका चुंबकत्व क्या होता है, नष्ट होता है। तो ये चुंबक के गुण होते हैं। ठीक है, ये चुंबक के गुण होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं। तो देखिए क्या होता है कि अगर मान के चलें ये एक चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल, तो यहां पर अगर हम मैग्नेटिक निडल को रखते जाते हैं तो ये इस दिशा में ठहरते जाती है ऐसे। ठीक है, ऐसे। इसका मतलब इस मैग्नेटिक निडल पर इस चुंबक का परिणामी क्षेत्र इस दिशा में कार्य करता है, ऐसा। और जब हम मैग्नेटिक निडल को यहां पर निशान बनाते जाते हैं ऐसा, ठीक है, ऐसे निशान हम बनाते जाते हैं और इसके बाद जब हम मैग्नेटिक निडल को अलग करते हैं तो हम देखते हैं कि हमको केवल ये सफेद कागज के ऊपर ऐसे निशान हमको मिलते हैं। इसी को कहते हैं हम चुंबकीय बल रेखा। चुंबक के चारों ओर खींचा गया काल्पनिक वक्र, ध्यान रखेंगे ये काल्पनिक होती है। चुंबकीय बल रेखा का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट या इनकी संकल्पना से हमें चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती। तो यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं, इनको कहते हैं हम चुंबकीय बल रेखाएं। ये चुंबक के चारों ओर, यदि हम किसी चुंबक को रखकर यदि उसमें नरम लोहे की कतरन अगर ऐसी मतलब फैला दें तो भी हमें यही पैटर्न देखने को मिलता है। तो ये कहलाती है चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा क्या है? चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में, ऐसा लिख लेंगे आप लोग, चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक, क्या परिभाषा है चुंबकीय बल रेखाओं की? चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र,
इसमें कोई कोण नहीं होता, निष्कोण वक्र, ठीक है। चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक निष्कोण वक्र या पथ जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई चुंबक ऐसा रखा हुआ है, तो अगर हम किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव, एकांक उत्तरी ध्रुव माने बहुत छोटा ध्रुव को यहां पर छोड़ दे, तो वो यहां से गति करता हुआ इस रास्ते से कहां जाएगा, दक्षिणी ध्रुव तक चला जाएगा, क्योंकि यहां पर चुंबक के जो अणु हैं वो इस क्रम में है, उन सबका एन ध्रुव इस तरफ है, तो ये इस तरीके से गति करता हुआ कहां तक चला जाएगा, एस ध्रुव तक चला जाएगा। अब देखिए, जब यहां पर रहेगा तो उस पर बल की दिशा ये रहेगी, जब यहां पर रहेगा तो बल की दिशा ये रहेगी, जब यहां पर रहेगा तो बल की दिशा ये रहेगी। इसका मतलब ये है कि चुंबक, ये जो चुंबकीय बल रेखा होती है, ये चुंबक के बाहर एन ध्रुव से कहां जाती है, एस ध्रुव की तरफ जाती है, और चुंबक के अंदर एस से एन की तरफ जाती है। मतलब कहने का यह है कि ये बंद वक्र बनाती है, ऐसे क्लोज कर्व बनता, बंद वक्र बना। चुंबक के किसी भी बिंदु पर खींची गई, चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है। ठीक, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि अगर कोई चुंबकीय बल रेखा ऐसी है और दूसरी चुंबकीय बल रेखा ऐसी है, तो देखिए इस बल रेखा के इस बिंदु पर, कटान बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस दिशा में मिलेगा, तो हम कहेंगे कि इस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है। फिर अगर हम इस वाली बल रेखा पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उसकी दिशा ये रहेगी, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसमें ये आएगी। तो एक ही बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र दो दो दिशाओं में व्यक्त नहीं होता, इसका मतलब चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक, चुंबकीय बल रेखाएं जहां सघन होती वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है, और जहां विरल होती वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। और जहां पर परस्पर समांतर होती हैं ऐसी और समदूरस्थ होती हैं, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो चुंबकीय बल रेखाएं की ये परिभाषा और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूं, चुंबकीय बल रेखाओं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, रेखाओं के गुण कौन कौन से होते हैं। तो पहला गुण ये होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर कहां से कहां, उत्तरी ध्रुव एन से दक्षिणी ध्रुव एस की ओर जाती है, चुंबक के बाहर। परंतु चुंबक के अंदर एस से एन की ओर जाती। ठीक, ये पहला गुण था। दूसरा गुण, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। ठीक, ये दूसरा गुण। तीसरा गुण हम कह सकते हैं तीसरा गुण, चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई
स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, दिशा को व्यक्त करती है। माने किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त होती है। अगला गुण हम देखें 4th नंबर का, दो चुंबकीय बल रेखाएं, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ऐसा काट, ठीक, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगला गुण है चुंबकीय बल रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, लंबाई के लंबवत। यही कारण है कि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता, ध्यान रखिए, प्रतिकर्षण होता, ठीक। फिर चुंबकीय बल रेखाएं, अगला गुण है चुंबकीय बल रेखाएं तनी हुई डोरी के समान लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, ठीक। और लास्ट वाला गुण है जहां चुंबकीय बल रेखाएं सघन होती हैं, ठीक है, वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। और जहां विरल होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। और जहां चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर और समदूरस्थ होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता। तो इस तरीके से ये चुंबकीय बल रेखाओं के गुण हैं, ठीक। अब इसके बाद ध्यान देंगे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के बाद है किसी विद्युतवाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो किसी भी विद्युतवाही चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ऐसा पूरी ये सारे गुण हैं चुंबकीय बल रेखाओं के, ठीक। अब हम बात करते हैं सरल रेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखिए क्या होता है कि
जब भी किसी सरल रेखी धारावाही चालक में चुंबकीय मतलब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो इस तरीके से उत्पन्न होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो चालक तार के लंबवत तल में, माने ये वाले तल में, ऐसी इस वाले तल में सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है। ऐसी ऐसी सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है इस तरीके चालक तार के लंबवत तल। अगर मान लीजिए कि धारा ऐसी जा रही ऊपर की तरफ तो ये बल रेखाएं जो हैं एंटी क्लॉकवाइज रही, ऐसी ऐसी बल रेखाएं रही इस तरीके से। और यदि धारा की दिशा को पलट दिया जाए, धारा की दिशा अगर हम पलट दें, मान लीजिए कि ये कोई गत्ते का टुकड़ा है, इसके बीच से चालक तार को जब हमने धारा की दिशा को इस तरीके से पलटा तो यहां पर फिर चुंबकीय बल रेखाएं सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में रहेंगी चालक तार के लंबवत तल में, ठीक है, ऐसे। और यहां पर ये बल रेखाएं क्लॉकवाइज रहेंगी, यहां से बाहर निकलेंगी, यहां से अंदर। इसका मतलब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के अंदर की ओर है, यहां पर बोर्ड के तल के बाहर की ओर। तो ये धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। इसकी दिशा कैसे देती है? इसकी दिशा देती है दाहिने हाथ के नियम से। दाहिने हाथ का नियम का उपयोग करते हैं। दाहिने हाथ का नियम कहता है कि दाहिने हाथ से अगर हम धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो तो उंगलियां जिस दिशा में मुड़ती हैं वास्तव में वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं, ध्यान देंगे यहां पर, कि मान लीजिए कि ये हमारा दाहिना हाथ है, इस तरीके का दाहिना हाथ बना दे रहे हैं, ये दाहिना हाथ है, ठीक, ये दाहिना हाथ, ठीक, ऐसा, ये दाहिना हाथ, और ये क्या है? थंब, अंगूठा, ठीक, ऐसा हो। और यदि हमारे पास धारावाही चालक तार ऐसा, ठीक, तो इस दिशा में अगर धारा जा रही ऐसे, ठीक, तो उंगलियां इस दिशा में मुड़ रही है, मतलब बल रेखा ऐसी है, यहां से अंदर जाएगी, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। और अगर हम धारा की दिशा को पलट देंगे तो ये बाहर की तरफ आएंगे। मतलब हमारे पास अगर चालक तार ऐसा है तो इसके सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में जो चुंबकीय बल रेखाएं रहेंगी वो ऐसी आएंगी बाहर। तो इस तरीके से दाहिना हाथ का नियम, तो दाहिने हाथ का नियम का जो कथन है वो क्या है? तो दाहिने हाथ के नियम का कथन है दाहिने हाथ का नियम, दाहिने हाथ का नियम क्या है? दाहिने हाथ से धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ा जाए कि धारा अंगूठे की दिशा में हो, तब उंगलियां जिस दिशा में मुड़ती हैं वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। अब जैसे मान के चले कि यहां पर बोर्ड के तल के अंदर धारा जा रही है अंदर की तरफ ऐसी,
अंदर की तरफ जा रही, मतलब सीधी अंदर आई धारा। ठीक, तो देखिए चालक तार बोर्ड के तल के अंदर है, तो चुंबकीय बल रेखाएं कहां रहेंगी? बोर्ड के तल पर, ऐसी रहेंगी बोर्ड के तल पर, ऐसे ऐसे इस तरीके से रहेंगी बल। तो इनकी दिशा क्या होगी? तो दाहिना हाथ ये है, ठीक, तो दाहिने हाथ का अंगूठा कहां जा रहा है? धारा की दिशा में, अंदर की तरफ। तो उंगलियां कहां मुड़ रही? ऐसी, ऐसी मुड़ रही, मतलब इस दिशा में। तो इसमें धारा की दिशा जो है वो दक्षिणावर्त, मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दक्षिणावर्त रहेगी, दक्षिणावर्त ऐसे। और यदि धारा बाहर आ रही, मान के चले कि ये धारा है बाहर आ रही, धारा जो है बाहर की तरफ आ रही, आप लोगों की तरफ आ रही, तो फिर चालक तार बोर्ड के तल के लंबवत होगा। तो बोर्ड के तल पर जो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाएं जो आएंगी उनकी दिशा क्या होगी? तो दाहिने हाथ का नियम लगाएंगे तो देखिए अंगूठा बाहर की तरफ है, तो उंगलियां ऐसी मुड़ रही हैं, ऐसी, इस तरीके से। तो ये धारा की दिशा ऐसी, मतलब सॉरी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ऐसी, और ये क्या कहलाता है? वामावर्त, ये कहलाता है वामावर्त, वामावर्त दिशा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा वामावर्त। तो ये कहलाता है दाहिने हाथ का नियम, और ये वाला डायग्राम भी बनाना पड़ता है, और ये भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ठीक, तो ये था आपका सरल रेखी धारावाही चालक के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र। अब इसके बाद वृत्ताकार लूप या वृत्ति कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र। तो वृत्ति कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, ध्यान से देखेंगे। अगर हमारे पास एक वृत्ताकार कुंडली है, मान के चले ऐसी एक वृत्ताकार कुंडली, ठीक, ये वृत्ताकार कुंडली है। इस वृत्ताकार कुंडली में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये वृत्ताकार कुंडली के तल के लंबवत ऐसा एक कार्डबोर्ड हमने लगा दिया है ऐसा, और उस कार्डबोर्ड में छेद बने हुए हैं जिससे ये कुंडली का तार जो है यहां से अंदर जा रहा है और ऐसा निकल रहा है। यहां पर भी हम वैसा बना सकते हैं कि इसमें ये जो तार जो है वो अंदर जा रहा है, और अगर इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम लोहे की कतरनों को बिखरा दें और जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक, हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, जब लोहे की कतरन इस तार के चारों ओर सकेंद्री वृत्तों के रूप में ऐसी जमने लगती, वास्तव में ये लोहे की कतरन चुंबकीय बल रेखाओं को ही व्यक्त करती है इस तरह। तो यहां पर भी धीरे धीरे हम केंद्र की तरफ जाते हैं तो वक्रता जो है इन बल रेखाओं की कम होते जाएगी, ऐसी कम होते जाएगी इस तरीके से। ठीक, यहां पर भी चुंबकीय बल रेखाएं सकेंद्री वृत्तों के रूप में रहेंगी, ठीक है, ऐसी बल रेखाएं जो है वो सकेंद्री वृत्तों के रूप में ऐसी रहेंगी। और जैसे जैसे केंद्र की तरफ जाती है तो बल रेखाओं की वक्रता कम होती जाती है, और केंद्र पर जाकर ये बल रेखाएं लगभग समांतर हो जाती है। और यही कारण है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ध्यान रखेंगे इस वृत्ताकार कुंडली की क्या विशेषता है। अगर विद्युत धारा की दिशा, यहां देखेंगे, यहां पर हम दाहिने हाथ का नियम लगाते तो देखिए यहां से बल रेखा अंदर जा रही है, यहां से अंदर जा रही है ऐसी, और यहां से बाहर आ रही है। यहां पर धारा नीचे की तरफ जा रही है तो बल रेखाएं ऐसी बाहर आ रही, मतलब यहां पर बल रेखाओं की दिशा ऐसी रहेगी और यहां से अंदर जा रही, तो यहां से भी अंदर जा रही है ये देखिए, और यहां से भी अंदर जा रही। तो आप देखेंगे कि इस कुंडली के तल के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की तरफ, जब कुंडली में धारा की दिशा क्लॉकवाइज होती है, माने दक्षिणावर्त होती है, ऐसी ऐसी होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र कहां होता है? अंदर की तरफ। और जब धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी तो ये कहां हो जाएगा? बाहर की तरफ। तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं, फिर से दाहिने हाथ का,
कि धारा की दिशा अब उंगलियां शो कर रही ये, तो अंगूठा क्या शो कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। इस धारा प्रवाह के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आया है उसको अंगूठा दिखा रहा है, ये देखो। तो ये धारा की दिशा उंगलियां और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ। और अगर उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज हो जाती ये, तो अंगूठा कहां जाता? बाहर, माने चुंबकीय क्षेत्र कहां हो जाएगा? बाहर। तो ध्यान रखेंगे, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, और उसकी जो तीव्रता रहती है वो होती है म्यू नॉट एन आई, ठीक है, म्यू 0/4 पाई इंटू 2 पाई आई अपॉन आर वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र होता है। खैर, आपको इससे विशेष मतलब नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब धारा की दिशा कैसी रहती है? क्लॉकवाइज होती है, तो कुंडली, चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत अंदर की ओर होता है, और जब एंटी क्लॉकवाइज होती वामावर्त, तो चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत बाहर की तरफ रहता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसका चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से दिया जाता है। अब इसके बाद है धारावाही परिनालिका। तो ध्यान रखेंगे कि धारावाही परिनालिका क्या होती है। देखिए, तांबे के जो तार होते हैं, विद्युत रोधी तार, इंसुलेटेड वायर होते हैं, यदि उनकी हम इस तरीके से कुंडली बना लें, ऐसी कुंडली बना लें, ये ठीक, तो ये कुंडली परिनालिका कहलाती। क्या कहलाती? परिनालिका। परिनालिका, सोलेनाइड कहते हैं इसको, सोलेनाइड, ठीक, परिनालिका कहलाती। और यदि इस कुंडली में धारा जाती, तो देखिए धारा ऐसी जाएगी, यहां से ऐसी जाएगी, फिर यहां से जाएगी, फिर ऐसी आएगी, फिर यहां से जाएगी, ऐसी आएगी, फिर ऐसी जाएगी, ऐसे, ठीक। तो इस कुंडली में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो इसको कहने लगते हैं हम धारावाही परिनालिका। धारावाही परिनालिका, परिनालिका, धारावाही परिनालिका कहलाती। और ये धारावाही परिनालिका ठीक एक दंड चुंबक के समान व्यवहार करती है। दंड चुंबक, माने वो गुण जो एक दंड चुंबक में होते हैं, वो सारे के सारे गुण इस धारावाही परिनालिका में आ जाते हैं। परिनालिका के जिस सिरे में धारा की दिशा क्लॉकवाइज होती, ऐसी होती क्लॉकवाइज, वो सिरा बन जाता है एस ध्रुव, एस ध्रुव बन जाता है। और परिनालिका के जिस सिरे में विद्युत धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती, ऐसी, ठीक है, ऐसी, तो वो सिरा एन ध्रुव बन जाता है। तो इसको याद रखने के लिए आपको मैं बता रहा हूं, वो चीज याद रखें, तो आपको ध्यान रहेगा कि कौन सा सिरा। देखिए, एस बनाएं, ऐसा एस बनाएं, और यहां पर सामने तीर लगा लें, और फिर व्रत बनाएं, ऐसा व्रत, और इस तीर के सामने इसी के समांतर एक तीर यहां लगा दें, और इस तीर के सामने एक तीर ये लगा दें, ठीक। तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि धारा की दिशा कैसी है, क्लॉकवाइज। तो एस बने, एंटी क्लॉकवाइज में एन बना दें, ऐसा एन बना दें, और यहां पर तो ये वाला तीर के सामने ये तीर लगा दें, और ये वाले तीर के सामने ये तीर लगा दें। तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि यहां पर धारा की दिशा कैसी है, एंटी क्लॉक। तो ध्यान रखेंगे, यहां से देखने पर धारा ऐसी आ रही है, इसका मतलब ये है क्लॉक, और यहां से सामने से फेरा आएगा, मतलब ये बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये इसके साथ। तो जैसे एक दंड चुंबक में एक एस ध्रुव होता और एक एन ध्रुव होता है, परिनालिका भी एक दंड चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है। इसका एक सिरा एन ध्रुव बन जाता है और एक सिरा एस ध्रुव बन जाता है, बिल्कुल ठीक एक दंड चुंबक के समान। लेकिन अगर धारा की दिशा को हम बदल दें तो ये ध्रुवों की ध्रुवणताएं जो है वो बदल जाती है, एन एस बन जाएगा और एस एन बन जाएगा। और इसका चुंबकत्व केवल तब तक होता है जब तक कि धारा प्रवाहित होती है। ये विद्युत चुंबक कहलाता है, विद्युत चुंबक। और ये कैसा चुंबक है, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, ध्यान रखें,
इसमें इसका चुंबकत्व केवल तब तक ही होता है जब तक परिनालिका में धारा प्रवाहित हो रही है। धारा का प्रवाह बंद होते ही इसका चुंबकत्व जो है वो समाप्त हो। तो ये एक दंड चुंबक के समान व्यवहार करता है। माने वो जो हमने 6 गुण पढ़ा है दंड चुंबक में कि चुंबक चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो ये भी क्या करेगा, लोहे को आकर्षित करेगा। इसको भी अगर हम धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो ये भी उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। माने वो सारे गुण जो एक चुंबक में होते हैं वो सारे गुण एक परिनालिका में होते हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है। दंड चुंबक की सिरों पर चुंबकत्व अधिकतम होता है और बीच में कम होता है। इसमें उल्टा, इसमें बीच में चुंबकत्व अधिकतम होता है और सिरों पर थोड़ा सा कम होता है। बाकी सारे गुण एक जैसे होते हैं। तो ये धारावाही परिनालिका जो होती है वो एक दंड चुंबक के समान व्यवहार करती है। अब ध्यान देंगे यहां पर एक बात सोचने वाली है, उसको जरा समझते हैं। ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट में एक बात निकल के आई कि क्या निकल के आई कि अगर यहां पर धारा प्रवाहित हो रही तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर एक मैग्नेटिक निडल या दिक्सूची रखी हुई है तो उस पर क्या लगता है, वो विक्षेपित होती। तो विक्षेपित क्यों होती, क्योंकि उस पर लगता है बल। क्या लगता है, बल लगता है, और उस बल के कारण ये विक्षेपित होती है। अच्छा, बल किन किन के बीच लगता है, ये चुंबक है, ये चुंबक है तो इसका भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, और एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है धारा प्रवाह के कारण। यहां पर भी जैसे मान लीजिए कि ये धारा की दिशा है तो चुंबकीय बल रेखाएं इस तल के लंबवत होंगी, ऐसी आएंगी चुंबकीय बल रेखाएं। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ये चुंबकीय सुई रखी है तो इस पर बल लगता, तो ये विक्षेपित हो रही है। अब इसका उल्टा सोच के देखिए, क्या सोचना ये है कि ये चुंबक को मैंने यहां से हटा दिया, इस चुंबक को मैंने यहां से हटा दिया और मैंने कहा कि यहां पर एक बड़ा चुंबक रखा एन और एस, अलग अलग पोल यहां से घूम के, मान ले यू आकार का है जिसका एन यहां और एस यहां। अभी वो चुंबकीय सुई थी तो बल उस पर लग रहा, तो वो विक्षेपित हो रही थी, वो हमें दिख रहा। अब हमने बड़ा चुंबक रख दिया, अब हम जब धारा प्रवाह कर रहे हैं तब भी तो बल लगता हो, लेकिन अब ये बड़ा चुंबक है तो ये विक्षेपित तो नहीं होगा, तो फिर कौन विक्षेपित होगा, ये तार खुद विक्षेपित। माने वही बल अब किस पर लगेगा, इस तार पर लगेगा। तो इसलिए कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है एन से एस की तरफ, और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक तार रखा है तो इस पर बल लगता है। वही बल है ये जो धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय सुई पर लग रहा था। अब सुई के स्थान पर हमने एक बड़ा मैग्नेट ले लिया तो वही बल अब धारा, भाई दोनों के बीच तो लग रहा है, तो अब किस पर लगेगा, तार पर लगेगा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे अगला जो है वो इसी पर आधारित है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल, ठीक, क्या है ये, ध्यान से देखें। मान लीजिए कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये किसी न किसी चुंबक के कारण उत्पन्न किया गया है, उसकी दिशा ही, और इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई चालक तार रखा, ये कोई तार है और इसमें धारा जा रही है इस दिशा में, ऐसी धारा ऐसी, तो अब इस पर क्या लगता है, बल लगता है। किस दिशा में लगता है, ये लगता है चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के तल के लंबवत, माने ये तीसरी दिशा में लगता है, यहां इस दिशा में बल लगता है।
और इसकी दिशा किससे दी जाती है? इसकी दिशा दी जाती है फ्लेमिंग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, बाएं हाथ के नियम से, क्या कहता है ये नियम? ये नियम कहता है कि अपने बाएं हाथ को इस तरीके से फैलाया जाए कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा ये एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। ठीक, अब यदि तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है इस दिशा, और ये मध्यमा धारा की दिशा, तो अंगूठा चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त। तो क्या कहता है ये नियम? इस नियम अनुसार बाएं हाथ को इस तरह फैलाया जाए कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर लंबवत हो। अब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तथा मध्यमा चालक तार पर बहने वाली धारा की दिशा में हो तो या चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा अंगूठे की दिशा में होगी, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि अंगूठा चालक तार पर लगने वाली बल की दिशा को व्यक्त करता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि धारा अगर आपकी तरफ आ रही और चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ, तो बल कहां लगेगा? ऊपर, माने ये चालक तार कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। और यदि धारा की दिशा को बदल दे, धारा अंदर की तरफ जाने लगे, ऐसी ये अंदर की तरफ जाने लगे, तो फिर हम अंदर की तरफ ऐसा लगाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र ये है, ये मध्यमा अंदर की तरफ है, तो अंगूठा कहां आ गया? नीचे की तरफ, माने बल कहां लगेगा? इस पे, नीचे की तरफ। इसका मतलब यह है कि अगर चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा को बदले तो लगने वाली बल की दिशा भी क्या होती है? बदल जाती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इस चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा दी जाती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, यह कहलाता फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब ध्यान देंगे, हम बात करते हैं प्रेरण मोटर। ठीक, मोटर ठीक है। मोटर क्या होती है? मोटर, पहले मोटर की परिभाषा देखिए। मोटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है या इलेक्ट्रिकल युक्ति है जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में या यांत्रिक कार्य में बदला जाता है। ये मोटर होती है। फिर से सुन लीजिए, मोटर वह युक्ति है जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक, अब मोटर के कितने भाग होते हैं? तो मोटर के होते हैं 4 भाग। पहला भाग जो है वो कहलाता है क्षेत्र चुंबक। ठीक, दूसरा भाग कहलाता है आर्मेचर।
आर्मेचर। तीसरा भाग कहलाता है दिक् परिवर्तक, ठीक है। और चौथा भाग जो है वो ब्रश। ये चार भाग होते हैं, ठीक। अब ये कैसे काम करती है मोटर, तो यहां ध्यान से देखें। देखिए, ये है एक चुंबक का एन ध्रुव, ठीक। थोड़ा मैं इसको सेकंड बोर्ड में ले रहा हूं, ध्यान देंगे। यहां पर मोटर का डायग्राम बना रहा हूं मैं। मोटर, ये क्या है, नॉर्थ पोल, और ये है साउथ पोल। यहां पर एक आर्मेचर है ऐसा, ठीक, ऐसा आर्मेचर, ठीक। यहां पर दिक् परिवर्तक होते हैं ऐसे, ऐसे दिक् परिवर्तक होते हैं इस तरीके। ये आधा रिंग यहां पर रहता है और आधा रिंग यहां पर, एक भाग इससे कनेक्ट होता है और एक भाग इससे कनेक्ट। यहां पर रहती कार्बन की पत्तियां जिनको हम ब्रश कहते हैं, ये ब्रश होती हैं ऐसे, ठीक। और ये ब्रश B1 है और ये ब्रश B2, और ये सर्पी वाला S1 और ये S2, और यहां पर हम लगा देते हैं सेल, ये सेल लगा देते हैं इस तरीके से। अब ध्यान से देखना, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, माने चुंबकीय क्षेत्र हमेशा उत्तर से कहां जाता है, दक्षिण की ओर। चुंबकीय बल रेखाएं भी उत्तर से दक्षिण की ओर जाती, तो ये चुंबकीय बल रेखा। और ये ABCD क्या है, आर्मेचर है, ये ABCD आर्मेचर। अब ध्यान देंगे क्या होगा, देखिए जब इसमें धारा जाएगी इस दिशा में, ऐसी धारा जाएगी, तो S1 का संबंध B1 से है और S2 का संबंध B2 से, तो धारा की दिशा होगी ये, इस तरीके से धारा जाएगी, धारा जाएगी, ठीक, ऐसी धारा जाएगी। अब यहां पर नियम लगाओ, दाहिने बाएं हाथ का, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रहा है। धारा कहां जा रही है, ऊपर की तरफ, ये तो धारा जाएगी ऊपर की तरफ, तो बल कहां लगेगा, अंदर की तरफ, माने AB भुजा कहां जाएगी, अंदर, नीचे की तरफ, ऐसा। अच्छा, इसमें बल की दिशा देखते हैं, तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, धारा कहां जा रही, नीचे की तरफ, तो बल कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ, अंगूठा कहां आया, बाहर की तरफ, तो इस पर बल लगता है ऊपर। क्या होगा, ये घूमने लगेगा। भाई देखिए, अगर हमारे पास मान के चले कि इस तरीके का ये वाला भाग कहां जा रहा है, नीचे, और ये वाला भाग ऊपर, ऐसा ऐसा, ठीक, तो ये वाला भाग नीचे जा रहा है और ये वाला भाग ऊपर जा रहा है, तो इस पर बल नीचे लग रहा है और इस पर बल ऊपर लग रहा है, तो ये घूमेगा, ऐसे घूमेगा, और आधे चक्कर के पश्चात क्या सिचुएशन होगी वो यहां देखें। आधे चक्कर के पश्चात सिचुएशन ये होगी ऐसा, ये आपके दिक् परिवर्तक, ठीक, ऐसे, और यहां पर भी ब्रश, यहां आधे चक्कर के पश्चात सिचुएशन कुछ ऐसी। क्या होगा, ये वाला भाग ऐसा घूम जाएगा, तो AB आ जाएगा यहां, AB यहां आ गया, और CD आ गया यहां, तो ये CD यहां, नॉर्थ पोल और साउथ पोल अपनी जगह पर। अब क्या होगा, जब आधा चक्कर घूम गया तो S2 आ गया यहां, ये S2 आ गया, S2, और S1 चला गया यहां, और B1 B2 तो अपनी जगह पर, B1 और B2 ये अपनी जगह पर। धारा यहां जा रही है, देखिए, अब धारा जब यहां से जाएगी तो धारा ऐसी जाएगी, ऐसी, और यहां से वापस आएगी, तो क्या कह सकते कि धारा ऐसी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र ये है, धारा ऐसी जा रही,
तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है वो कहां लग रहा है? अंदर। इस पर बल अंदर लगेगा और इस पर बल कहां लगेगा? बाहर। तो इस तरीके से देखते हैं कि यहां पर ए बी भुजा नीचे जा रही, सी डी ऊपर आ रही, यहां पर सी डी भुजा नीचे जा रही, ए बी ऊपर आ रही, तो थोड़ी देर बाद ये घूम के फिर से ये स्थिति आ जाएगी और ये मोटर जो है वो लगातार घूमती रहेगी। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो वास्तव में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार, मेन चीज ये बाएं हाथ के नियम अनुसार इसमें बल लगता है। तो इस तरीके से ये मोटर घूमती रहेगी। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? तो ध्यान देंगे कि अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई कुंडली है, ठीक है, इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आविष्कार किसने किया? फैराडे। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या की। सॉरी, यहां पर हमने एक छोटा सा धारामापी या गैल्वेनोमीटर छोड़, और ये चुंबक, ठीक, जब चुंबक के एन ध्रुव या एस ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं, तो हमें मालूम है कि इस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होगा? परिवर्तन। ठीक है, चुंबक पास आए या दूर जाए, या तो चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ेगी या कम। ठीक, उसको कहते हैं हम चुंबकीय फ्लक्स। क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। जब कभी किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इस कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और कुंडली बंद होती है तो प्रेरित धारा बहने लगती है, और इसकी दिशा दी जाती है लेंज के नियम से या फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से। ये बिल्कुल उल्टा है। हमेशा इसमें प्रेरित धारा की दिशा कुछ इस प्रकार होती है, ये उस कारण का विरोध करती जिसके कारण ये उत्पन्न हो। ठीक है, तो हमें मेनली आपके सिलेबस में जो है वो है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो ध्यान से देखेंगे, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, राइट हैंड, राइट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। एक्चुअल में फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम है क्या? जरा उसको ध्यान से समझिए कि एक्चुअल में फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम क्या। देखिए, फ्लेमिंग के जो दाहिने हाथ का नियम है ये करता क्या है? तो पहली बात नोट करके याद रखें, इस नियम की सहायता से प्रेरित सरल रेखीय चालक, ध्यान रखें कौन सा? सरल रेखीय चालक में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। अब ये नियम क्या कहता है? तो ये नियम कहता है कि अपने दाहिने हाथ को इस तरीके से फैलाया जाए कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर लंबवत। ये जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे और अंगूठा चालक में लगने वाले बल की दिशा या चालक में गति की दिशा को व्यक्त करे। तो ये जो मध्यमा होती है ये उस चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करे।
ठीक, क्या कहता है, इस नियम अनुसार, इस नियम अनुसार दाहिने हाथ की हथेली को इस तरह फैलाया जाए कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर लंबवत हो। तब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो तो प्रेरित धारा की दिशा मध्यमा की दिशा में होती है, या उंगली की जो मतलब मध्यमा है वो प्रेरित धारा की दिशा को कहते हैं। तो इस नियम का उपयोग कहां किया जाता है? इस नियम का उपयोग किया जाता है डायनेमो। ध्यान रखें, इस नियम का उपयोग क्योंकि डायनेमो में प्रेरित धारा हम लेते हैं, ठीक है, तो डायनेमो में इसका उपयोग किया जाता है। अब ये डायनेमो रहता कैसे? तो डायनेमो बिल्कुल जो मोटर होती है उसी का अपोजिट होता है, ठीक है। तो डायनेमो क्या होता है? डायनेमो जनित्र कहलाता है, जनित्र या जनरेटर भी कहते हैं, जनरेटर, ठीक है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से यांत्रिक कार्य या यांत्रिक ऊर्जा भी कह सकते हैं, काय में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा, ठीक है। इसका सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत में हम लिख सकते हैं कि यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये सिद्धांत। उपकरण का वर्णन में इसके 4 भाग होते हैं। उपकरण का वर्णन में इसके कितने भाग होते हैं? 4 भाग। इसके 4 भाग होते हैं, 4 भाग। वही जो उसमें मोटर में होती है, क्षेत्र चुंबक, दूसरा होता है आर्मेचर, ठीक। तीसरा होता है दिक् परिवर्तक सर्पिवलय, और चौथा होता है ब्रश। ये 4 भाग। अब इसकी कार्यविधि क्या है? तो कार्यविधि देख लीजिए, कार्यविधि क्या होती है? कार्यविधि, ठीक, क्या होता है? ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि ये दंड चुंबक है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। यहां पर आर्मेचर होता है, ये आर्मेचर है ऐसा, ठीक है, ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर ऐसा। यहां पर सर्पिवलय दिक् परिवर्तक होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, इस तरीके की होती है ऐसे। इसका एक भाग इससे कनेक्ट होता है और एक भाग इससे कनेक्ट होता है। ये होता है ब्रश, और यहां पर हम जोड़ देते हैं वो प्रतिरोध जिसमें हमें धारा ले जानी है, लोड आर, उच्च प्रतिरोध, ठीक, ऐसे।
और ये आर्मेचर है ABCD। ये चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है। अब देखिए इस आर्मेचर को हम किसी अन्य साधन से घुमाते हैं। मान लीजिए कि हमने यहां पर आर्मेचर में एक टरबाइन लगा दिया यहां पर ऐसा, ठीक है, और इस टरबाइन को हम रोटेट कर रहे हैं। तो जब ये टरबाइन जब घूम रही है तो ये आर्मेचर भी क्या होगा, घूमेगा। तो देखिए मान लीजिए कि किसी क्षण से ये जो AB भुजा है ये ऊपर आ रही है और CD भुजा कहां जा रही है, नीचे। भाई ऐसा घूमेगा तो AB ऊपर आएगी तो CD नीचे जाएगी। अब लगाइए आप कौन से हाथ का नियम लगाना है हमको, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, ये वाला। तो अब देखिए अंगूठा क्या व्यक्त करता है, चालक में गति की दिशा को या लगने वाले बल की दिशा को। तो AB भुजा कहां आ रही, बाहर, तो अंगूठा बाहर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र ये, तो उंगली कहां है, ऊपर की तरफ। तो धारा कहां कहां जाएगी, A से B की तरफ जाएगी। और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र अपनी जगह पर है, ये वाली CD भुजा नीचे जा रही है अंदर की तरफ ऐसे, तो उंगली कहां, नीचे की तरफ ऐसे। तो ये यहां पर, तो धारा ऐसी आएगी। और मान लीजिए कि ये S1 है और ये B1 है और ये S2 है और ये B2। तो देखिए जब यहां आएगी धारा तो S1 में आएगी और S1 का संबंध B1 से है, तो धारा यहां से ऐसे चली ऐसे। मतलब आर्मेचर में धारा की दिशा, आर्मेचर में धारा की दिशा क्या होगी, धारा की दिशा होगी क्या होगी, ABCD आर्मेचर। और बाह्य परिपथ में कहां से कहां जा रही है, B1 से B2 की तरफ, B1 से B2 की तरफ। तो बाह्य परिपथ में या बाह्य प्रतिरोध में धारा की दिशा जो है वो B1 से B2 ऐसा। अब आधे चक्कर के बाद क्या कंडीशन होगी, आधे चक्कर के बाद ऐसा ये घूम के ऐसा हो जाएगा, मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी, ये देखिए ऐसी हो जाएगी। आधे चक्कर के बाद ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल अपनी जगह पर रहेंगे, आर्मेचर घूम गया तो सिचुएशन ये होगी। इस तरह, और ये ब्रश और यहां पर ये आपका आधे चक्कर के बाद क्या सिचुएशन हुई, जरा ध्यान देंगे। AB घूम के ऐसा हो गया, तो AB यहां आ गया और CD आ गया। जब AB यहां आ गया, अच्छा AB का संबंध S2 से था, तो S2 चला गया यहां और S1 आ गया यहां। B1 B2 अपनी जगह पर, B1 B2 अपनी जगह पर। अब देखिए धारा यहां से जब ये, क्योंकि ये तो रेगुलर रोटेट हो रहा है ऐसा, तो ये ऊपर आ रहा है और ये नीचे। थोड़ी देर बाद जब ऐसा होगा तो ये ऐसा घूम के ऐसा आ जाएगा। अब ये वाला भाग ऊपर आएगा, ये ऊपर, तो जब ये ऊपर आएगा तो इसमें दाहिने हाथ का नियम लगाइए, तो ये चुंबकीय क्षेत्र ये ऊपर आ रहा है, धारा की दिशा ऐसी होगी यहाँ ये, और यहां पर ये वाला भाग कहां जा रहा है, नीचे ऐसा, तो इसमें धारा की दिशा कहां होगी, नीचे की। तो अब की बार धारा B1 से मतलब S2 में आएगी और S2 से फिर से किस में चली जाएगी, B1, और अब कहां चली जाएगी, B2। ठीक, तो यहां पर आर्मेचर में धारा की दिशा क्या हो जाएगी, आर्मेचर में धारा की दिशा ये होगी DCBA ऐसे। और बाह्य प्रतिरोध में, तो बाह्य प्रतिरोध में धारा की दिशा क्या होगी, तो ये होगी B1 से B2, B1 से B2। तो आप देख रहे हैं
कि बाह्य प्रतिरोध में धारा की दिशा हमेशा V1 से V2 की तरफ ही है, ऐसी धारा को हम दिष्ट धारा कहते हैं। जब टरबाइन घूमते जाएगी तो ये धारा हमें मिलती जाएगी। एक बार हमें मिलेगी CD से, एक बार मिलेगी BA से, लेकिन दोनों बार धारा यहीं से। तो धारा कैसे बनी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा, क्योंकि ये चुंबकीय ध्रुवखंड है। जब इसमें किसी कॉइल को हम घुमाते हैं तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और फैराडे का नियम कहता है कि अगर किसी भी कुंडली या परिपथ से जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा बनने लगती है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका डायनेमो, ठीक। और इसके बाद ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन आता है फ्यूज, विद्युत फ्यूज क्या होती है। तो देखिए, फ्यूज जो होता है, कई बार हमारे घरों में शॉर्ट सर्किट होता है, लघु पतन होता है, अतिभरण होता है, ओवरलोडिंग, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर दो तार आपस में, मान लीजिए कि यहां पर बल्ब लगा हुआ है, धारा ऐसी जा रही तो बल्ब के तंतु से होकर धारा जा रही, मतलब इसका प्रतिरोध जो है वो है, इसका प्रतिरोध है परिपथ। अब मान लो कि ये दोनों तार आपस में मिल जाए, तो जब दोनों तार आपस में मिल जाएंगी तो धारा का परिणामी प्रतिरोध क्या हो गया? 0 हो गया। तो धारा यहां से शॉर्ट सर्किट हो गई, तो धारा का मान बढ़ जाएगा। धारा का मान जब बढ़ जाएगा तो जो उपकरण है वो जल सकते। तो विद्युत परिपथ में अतिभरण या लघु पतन से बचने के लिए एक उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक का तार का उपयोग किया जाता है, जो कि मिश्र धातु का बना, इसे धारा के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। जब आवश्यकता से अधिक धारा इसमें से प्रवाहित होती है तो उच्च प्रतिरोध के कारण इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण ये पिघल कर टूट जाता है और परिपथ बंद हो जाता है, और जिसके कारण हमारे घर के बाकी के उपकरण जो है वो सुरक्षित रहते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा लेसन आपका कंप्लीट हो गया। बीच बीच में इसके बाद एक और वीडियो रहेगा जिसमें सारी चीजें एनिमेटेड रहेंगी, तो उसको देखेंगे आप। थैंक यू।